नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 7 घन और घनमूल की प्रश्नावली 7.2 के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, सवालों को अच्छी तरह से समझें तथा इस वीडियो को अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको शेयर करें तथा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 7.1 में जिस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए थे उसी तरह से यहाँ जो 10 पहले सवाल में 10 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें प्रत्येक के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं और उनमें जो गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड उनमें 3-3 का जोड़ा बनाते हुए हमें अभाज्य गुणनखंड घनमूल है वह ज्ञात करना है। तो देखिए पहला सवाल, इसमें सबसे पहली संख्या दी गई है 64। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर से इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 बच जाएगा, 1 12 होंगे और 12 में 2 का भाग देंगे आएगा 6। फिर से इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 8 दूनी 16। 8 में फिर से 2 का भाग देंगे तो आएगा 4 और 4 में फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1। तो इस तरह से यहाँ संख्या 64 है उसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में आए। 64 के अभाज्य गुणनखंड 64 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 6 बार 2 है। अब यहाँ हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं और एक जोड़े में से हमें एक संख्या को लेना है। तो यहाँ जो 64 है उसका घनमूल हो जाएगा। घनमूल के लिए ये रूट का निशान लगा करके इसमें 3 लिखना है। तो यह हो जाएगा 64 का घनमूल बराबर है, एक जोड़े में से एक अंक लेना है। तो यहाँ 2-2 का एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, दोनों में से एक 2 को ले लेते हैं तो होगा 2 गुणा 2 बराबर कितना होगा 4। तो ये 64 का घनमूल हो जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए इसी तरह से हमें 2 का और करते हैं। 512 2 के में दिया गया है 512। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा 11 होगा और 11 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 5 और फिर 1 बचेगा 12 हो जाएंगे, 6 दूनी 12। अब 256 में फिर से हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 1 बचेगा 16 हो जाएंगे, 8 दूनी 16। फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12 और 2 चौके 8। 64 में फिर से 2 का भाग देंगे तो आएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 32। अब 32 में फिर से 2 का देंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 बच जाएगा, 1 12 होंगे। 12 में 2 का भाग देंगे आएगा 6 और फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 8 और 8 में फिर से 2 का भाग देंगे तो आएगा 4 और 4 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। तो इस तरह से 512 के भी अभाज्य गुणनखंड कितने हुए वो हम यहाँ नोट कर लेंगे। देखिए 2 है वो 3 3 6 और 3 9 बार है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर से 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ जो गुणनखंड दिए गए हैं उनमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो इस तरह से 2-2 के यहाँ 3 जोड़े बन गए। तो यहाँ 512 है उसका घनमूल हो जाएगा, एक एक जोड़े में से एक एक अंक लेना है, 2 गुणा 2 गुणा 2।
अब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 512 का घनमूल होगा 8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बाकी के जो भी सवाल हैं वो आपको इसी तरह से करने हैं। देखिए इनमें से एक संख्या का हम घनमूल और ज्ञात कर लेते हैं और बाकी आपको स्वयं करने हैं। अगर फिर भी किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने में आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका हल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो यहाँ जो 7 का दिया गया है इसका हम घनमूल अब ज्ञात करते हैं। 7 का दिया गया है 1,10,592। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे जैसे पहले हमने किए थे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो आएगा 5 दूनी 10, बच जाएगा 1, 10 हो जाएंगे, दोबारा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, बच जाएंगे 1, 19, 9 दूनी 18, फिर से 1 बचेगा 12 हो जाएंगे और 6 दूनी 12। इसी तरह से पुनः 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 दूनी 4 और 1 बच जाएगा 15 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, फिर से 1 बचेगा 12, तो 6 दूनी 12। फिर 9 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा 16 हो जाएंगे, 8 दूनी 16। फिर से 2 का भाग देंगे आएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर से 2 का भाग देंगे 6 दूनी 12, बच जाएगा 1 18, 18 में देंगे 2 का भाग तो आएगा 9, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 1 बच जाएगा 11 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 1 बच जाएगा 12 होंगे, 6 दूनी 12। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा 16 होंगे, 8 दूनी 16। फिर से 2 का भाग देंगे। जब तक इकाई का अंक सम संख्या आती रहे तब तक आपको 2 का भाग देना है। 8 दूनी 16, बच जाएगा 1, 12 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब 432 में फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। 216 में फिर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 1 है उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा इसलिए शून्य लगा करके 16 कर लेंगे। 16 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 8। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और बच जाएगा 1 14, 7 दूनी 14। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब देंगे इसमें 3 का भाग तो 9 तिये 27 और फिर 3 का देंगे 9 में तो 3 आएगा, 3 में 3 का देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 1,10,592 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो हो गए 2, तो 2 को 12 बार गुणा कर लेना है। ये हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12 और 3 है 3 बार तो गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनमें आपको 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो इस तरह से 2 2 के तो बन गए 4 जोड़े और 1 बन गया 3 का जोड़ा। तो 1,10,592 का घनमूल क्या होगा, इस तरह से प्रत्येक जोड़े में से 1 अंक लेना है आपको। तो 4 तो हो गए 2 और 1 हो गया 3। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिये 48। तो ये 48 हो जाएगा आपका आंसर। अब बाकी के शेष सवाल हैं वो आपको इसी तरह से करने हैं। और अब देखिए 2 का सवाल। 2 का सवाल दिया गया, बताइए सत्य है या असत्य। यहाँ 7 कथन दिए गए हैं, इन कथनों की हमें जांच करके बतानी है कि ये कथन सत्य है या गलत है। तो इसमें पहला कथन दिया गया, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो विषम संख्या कौन सी होती हैं, जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या वो 1 है और 1 का घन यानी 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यानी ये विषम संख्या है 1, न कि सम संख्या है।
इसी तरह से 3 का घन अगर हम करते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिये 9 और 9 तिये 27। ये भी एक विषम संख्या है, यानी सम संख्या नहीं है। तो जो पहला कथन है वो क्या हो गया, असत्य है। फिर देखिए दूसरा कथन, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो देखिए शून्य वाली संख्या सबसे छोटी संख्या है वो 10 है। तो 10 का अगर हम घन करते हैं तो होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, और इसका जब 10 का 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 1000। तो यानी इसमें क्या दिया गया है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो ये कथन है वो सत्य है, यानी यहाँ 3 जो शून्य है उसके ऊपर समाप्त हो रहा है, 2 के ऊपर समाप्त नहीं हो रहा है। तो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। अब तीसरा कथन दिया गया, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो यहाँ देखिए 5 है, उसका हम अगर वर्ग करते हैं तो 5 पंजे 25 है, ठीक है। यहाँ 5 के ऊपर ये समाप्त हो रहा है, लेकिन 5 का अगर घन हम करते हैं तो 5 का वर्ग तो होता है 25, और 25 को 5 से गुणा करते हैं तो होता है 25 पंजे 125। तो यहाँ देखिए घन है वो 25 के ऊपर समाप्त हो रहा है। लेकिन हम 5 अंक वाली एक दूसरी संख्या जैसे 15 लेते हैं, उसका अगर हम वर्ग करते हैं तो होता है 225। यहाँ तो ये वर्ग संख्या है वो 5 के ऊपर समाप्त हो रही है, लेकिन अगर 15 का हम घन करते हैं तो 225 तो हो गए 15 का वर्ग, और इसको अगर 15 से गुणा और करते हैं तो देखिए अगर ये 25 के ऊपर समाप्त होती है नहीं देखते हैं। 15 5 75 है, असल की 7, और 15 दूनी 30 और 7 37, असल की 3, 15 दूनी 30, 30 और 3 33, यानी ये होंगे 3375। तो यहाँ देखिए ये 25 के ऊपर समाप्त न होकर के 75 के ऊपर समाप्त हो रही है, इसलिए ये जो तीसरा कथन है वो असत्य होगा। यानी यह जरूरी नहीं है कि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त हो तो वह उसका घन है वो 25 के ऊपर समाप्त हो। अब देखिए चौथा है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये कथन है वो भी असत्य है, क्योंकि जैसे 2 है, 2 का अगर हम घन करते हैं तो वही 8 होता है। इसके अलावा अन्य कई संख्याएं हैं जिनका अगर हम घन ज्ञात करें तो वो 8 के ऊपर समाप्त होता है। तो इसलिए चौथा कथन है वो भी असत्य होगा। अब देखिए पांचवा, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो यहाँ देखिए 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है वो 10 है, और अगर हम 10 का घन करते हैं तो वो आता है 1000, यानी 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 10 का 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000। लेकिन 1000 है उसमें 3 अंक नहीं है बल्कि कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो ये जो 5 का कथन है वो भी असत्य हो गया, क्योंकि जो सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की उसके घन में ही 4 अंक होते हैं, 3 अंक नहीं होते हैं। अब देखिए छठा कथन, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो देखिए जो छोटी संख्या है 2 अंकों की उसके घन में तो कितने हो गए, 4 अंक हो गए, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो होती है 99। तो 99 का अगर हम घन करते हैं तो 99 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ देखिए 99 को 99 से गुणा करते हैं तो आता है 9801, और फिर इसको 99 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास में आएगा 9,70,299। आप ये गुणा करके देख लें। तो अब इसमें देखिए 6 अंक है, जो 99 है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या बाद में 100 आएगी तो 100 के उनमें 3 अंक हो जाएंगे। तो जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसका भी अगर हम घन ज्ञात करें तो उसमें 6 अंक होते हैं, 7 या उससे अधिक अंक नहीं होते हैं। तो ये कथन है वो भी असत्य हो जाएगा। आपको ये कार्य है वो रफ कॉपी में करना है, अपनी फेर कॉपी में नहीं करना है। और अब देखिए 7वां कथन, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। इसका मतलब ये सत्य है, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया गया है कि हो ही,
हो सकता है दिया गया, तो बाकी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक अंक भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए हमने किया ही है, एक का घन है वो एक ही है, यानी एक अंक की एक संख्या है एक, और उसका घन करते हैं तो उसका घन है वो भी एक अंक की संख्या ही आता है। इसी तरह से 2 है वो भी एक अंक की संख्या है, अगर उसका घन करते हैं तो 8 आता है। तो यानी ये कथन है वो बिल्कुल सही है कि एक अंक वाली संख्या घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन एक अंक वाली भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको ये जांच करते हुए इन कथन की सत्य और असत्य की जांच करनी है। अब देखिए तीसरा सवाल, 3 का सवाल दिया गया है। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या आप बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घन मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पहले देखिए इसी को हल कर लेते हैं। 1331 है, ये एक पूर्ण घन है और इसका हम पता बिना गुणनखंड किए, बिना अभाज्य गुणनखंड किए पता लगा सकते हैं। तो बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? जो भी संख्या दी हुई है उसके हम समूह बनाएंगे। कितने कितने अंक के, यानी 3-3 अंकों के हम समूह बनाएंगे दाहिनी तरफ से। तो इसमें देखिए दाहिनी तरफ से 331 का एक समूह बन गया, और जो बच जाए वो 1 अंक हो या 2 अंक हो या 3 अंक हो, वो आपका दूसरा समूह हो जाएगा। तो इसमें पहला समूह बना 331 और दूसरा समूह बना 1। अब इसमें जो पहला समूह है उसमें इकाई का अंक आपको देखना है। तो इसमें इकाई का अंक है 1। तो 1 का देखिए आप घन करते हैं तो 1 ही आता है। तो जिस घन संख्या के अंत में इकाई का अंक 1 होगा तो उसकी घन मूल संख्या का इकाई का अंक भी 1 होगा। तो घन मूल संख्या जो भी होगी उसमें इकाई का अंक तो 1 आ जाएगा। तो यानी इस एक समूह से आपको 1 अंक प्राप्त करना है। फिर देखिए दूसरा समूह है, उसमें क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। अब 1 है वो 1 का घन ही होती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 1 से बड़ी यहाँ 2-3 संख्याएं होती तो उसका हम बाद में पता लगाते। तो यहाँ 1 है वो 1 का घन ही होती है, इसलिए ये 11 का घन हो जाएगा। तो 1331 है, उसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो वो आएगा 11। तो यहाँ हमने बिना गुणनखंड किए ही इसका अनुमान लगा लिया। 1331 का घनमूल है वो 11 होगा। अब इसी तरह से देखिए इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों के अनुमान भी लगाइए। तो यहाँ देखिए 4913 है, उसके घनमूल का भी हम पता लगाते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसके इकाई की तरफ से 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो पहला समूह हो गया 913, पहला समूह 913 हो गया जिसमें इकाई का अंक क्या है? 3 है। अब देखिए 3 इकाई का अंक कौन से में आता है? तो यहाँ देखिए 1 का घन है वो 1 होता है, 2 का घन है वो 8 होता है, और 3 का घन है वो 27 होता है। इसी तरह से 4 का घन करेंगे वो 64 होगा, और 5 का घन है वो 125 होगा। इसी तरह से 6 का घन अगर हम करेंगे तो 6×6 36, और 36 को 6 से गुणा कर लेंगे तो 6×6 36, असल की 3, 36 18, यानी इसका होगा 216। और 7 का घन अगर हम करेंगे तो आएगा 343। तो यानी 3 है वो किसके अंत में आया? 7 के घन वाले में। यानी यहाँ 3 जो घन संख्या है उसका घनमूल है वो होगा 7 इकाई का अंक। तो यहाँ 3 है तो 3 वाले का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? यहाँ हम लिख देते हैं का घनमूल बराबर, इसमें इकाई का अंक तो आ जाएगा 7। अब दूसरे समूह है 4। अब 4 जो संख्या है वो 1 का घन होती है 1, और 2 का घन होती है 8। तो यानी जो 4 है वो इस 1 और 8 के बीच में संख्या है, 1 और 8 के बीच की संख्या है ये। तो अब इसमें आपको जो छोटी संख्या है उसको लेना है, यानी 1 है उस 1 का
जो घन है वो संख्या हमें लेनी है, यानी यह हो जाएगा 17 का घनमूल। तो दूसरे समूह से हमें 1 प्राप्त हो गया, पहले समूह से 7 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से बिना गुणनखंड किए हम 4913 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो आएगा 17। अब इसी तरह से देखिए जो लास्ट वाला है 32,768, इसका भी घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए 32,768 है, उसमें भी हम 3-3 के समूह बनाएंगे तो एक समूह तो हो जाएगा 768 का और दूसरा समूह होगा 32 का। अब देखिए 768 है, उसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो 8 है जिसमें इकाई का अंक होता है उसकी यह है घनमूल और यह है घन संख्या। तो अब हमें 8 का घन है वो ज्ञात कर लेना है। 8 × 64 और 64 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 चौके 32 और असल की 3, 8 छीके 48 और 3 51, यानी 512 होता है। तो यानी जिसमें जिस संख्या में हमें 8 दिखाई दे उसका घनमूल है वो क्या होता है, 2 होता है। तो यानी इससे हमें 2 प्राप्त हो गया, यानी 32,768 का अगर हमें घनमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक तो होगा 2। अब देखिए दूसरे समूह से दूसरा अंक लेना है हमें, 32 है। 32 में देखिए यहाँ 32 संख्या है वो 27 और 64 के बीच की है, क्योंकि हम 3 का अगर घन करते हैं तो आता है 27 और 4 का घन करते हैं तो आता है 64। अब जो 32 संख्या है वो इन दोनों के बीच की संख्या है, 27 और 64 के बीच में आती है। तो यहाँ हमें छोटी संख्या का जो घनमूल है वो लेना है। तो यहाँ छोटी संख्या का घनमूल क्या होगा, 3 होगा। 32,768 है, उसका घनमूल 32 होगा। तो इस तरह से हम बिना गुणनखंड किए किसी भी संख्या के घनमूल का पता लगा सकते हैं। इसी के साथ में आपका अध्याय 7 है वो समाप्त होता है, प्रश्नावली 7.2 है वो भी समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक SLT Tech N यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।